नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11 विषय हिंदी और पुस्तक का नाम है आरोह। तो इसके गद्य खंड पाठ गलता लोहा जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो इस पाठ का हम गद्यांश नंबर 4 लेकर आए हैं। तो देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये देखो दिया प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो क्या होता है, जो पाठ पुस्तक है, जैसे आपकी आरोह पाठ पुस्तक है, उस पाठ पुस्तक से गद्यांश मान लो पूछा गया। तो गद्यांश का मतलब होता है गद्य का अंश, यानी गद्य का कुछ भाग। हम गद्यांश को पहले 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि गद्यांश में पूछा क्या गया। हालांकि ये पाठ पुस्तक तो आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं, तो आसान होता है। ठीक, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार ही पढ़ूंगा। तो दिया है कि मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो चुकी है, यानी उसमें धार नहीं थी, मुड़ गई थी। ये हो गया गद्यांश। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे मोहन का डैश डैश करोगे चुकी है। ठीक है, यानी मोहन का से लेकर चुकी है तक हम व्याख्या करेंगे। फिर संदर्भ आता है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह की कहानी गलता लोहा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं राजेश जोशी। तो देखो बस संदर्भ में 3 बातें ध्यान रखो। एक तो पाठ पुस्तक का नाम आरोह और पाठ का नाम गलता लोहा, लेखक कौन है? राजेश जोशी। फिर उसके बाद आता है संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखें? जो गद्यांश है आपका, गद्यांश की एक तरह से उसमें समरी लिख दी जाती है संक्षेप में कि इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया। तो इसमें दिया है प्रसंग। तो प्रसंग हेडिंग डाल के हम बताएंगे। गांव में रहने वाले एक बूढ़े पिता ने अपने युवा शिक्षित पुत्र से कहा कि वह पिता के धंधे को ही अपनाए तथा पिता के काम में हाथ बटाए एवं आजीविका कमाने योग्य हो जाए। उसकी पिता के कार्य में रुचि नहीं है। लेखक ने इसी कथन का इन पंक्तियों में किया है ना, उल्लेख किया है। तो ये हो गया प्रसंग। ठीक, अब उसके बाद शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या इस प्रकार से रहेगी। व्याख्या, संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में बालक से युवा होने वाले पुत्र मोहन ने पिता की प्रत्येक बात को ध्यान से सुना तथा उन बातों का अर्थ भी अच्छी प्रकार से समझा, परंतु पिता को उत्तर देना सही नहीं समझा। मोहन ने अपने जीवन की जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से समझा, परंतु नगर में रहकर सामान्य सी तकनीकी शिक्षा पाकर उसने मेहनती मजदूर बनना स्वीकार किया। उसका एक दूसरा कारण यह भी था कि उसे पुरोहितों के समान धार्मिक अनुष्ठान कराने नहीं आते थे, अतः वह पिता से के कहने पर उसने ना तो कोई विरोध किया और ना कोई सलाह दी। वह किसी प्रकार का उत्तर देकर पिता का अपमान नहीं करना चाहता था। मोहन ने अपने पिता व परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझा और पूरा करने के लिए खेतों में काम करने को तैयार हो गया। खेतों में काम करने के लिए हंसुए लेकर चला, परंतु उसने जब हाथ लगाया तो हंसुए में धार ही नहीं थी। धार रखवाने के लिए वह अपने सहपाठी धनराम लोहार की भट्टी पर गया व उसके प्रति आदर का व्यवहार किया। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या में क्या है, यही बताया गया है कि पिता कैसे है, बुजुर्ग है। जो मोहन है वो अपने पिता की दशा स्थिति परिस्थितियों सबको जानता है। पिता चाहते हैं कि उसका पुत्र प्रोताई करे और साथ में खेती करे, क्योंकि जो बंशीधर हैं वो प्रोताई के साथ साथ खेती भी करते। वो चाहते हैं कि पुत्र भी यही करे। अब हालांकि पहले पुरोहित ने ये सोचा था कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और गरीबी दूर करेगा, लेकिन उसको जब पता चला कि लखनऊ में रमेश बाबू उसके पुत्र को ले गए, लेकिन साधारण अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बजाय साधारण स्कूल में उससे पढ़ाई करवा रहे हैं और उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक, तो जब मोहन रमेश बाबू के यहाँ से लखनऊ से वापस आ जाता है तो पिता चाहते कि ये पुरोताई करे, खेती करे। अब वो बोले क्या, उसे
प्रोताई तो आती ही नहीं थी, ना उसमें कोई रुचि थी, लेकिन वो घर की वालों की मदद भी करना चाहता था। तो वो एक अच्छा मेहनती मजदूर बनना चाहता था। तो उसने पिता के कहने पर किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि तुम प्रोताई करो, वो सोचता था कि अगर मैं उत्तर दूंगा तो पिता नाराज़ हो जाएंगे, उनको अपने आप में अपमानित महसूस होगा। तो मोहन उनका किसी प्रकार के उनके प्रश्नों का उत्तर ना देकर उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। मोहन को लग रहा था अगर पिता से बोलेंगे तो उनको लगेगा कि मेरे अपमान कर रहा है, इसीलिए उसने चुप ही रहना ठीक समझा और घर से हंसिया यानी हंसुआ जिसको बोलते हैं, घर से हंसुआ लिया और लेकर खेतों में काम करने के लिए चल पड़ा। जब उसने उनकी धार देखी ऐसे, तो उसमें क्या धार में क्या थी, एकदम मुड़ी हुई थी, यानी धार थी नहीं, कुंद पड़ी थी। फिर उसी हंसिया को लेकर वो अपने मित्र जो सहपाठी था धनराम, उसके पास जाता है, उसकी भट्टी पर, और उसके प्रति आदर का व्यवहार उसका रहता है। किसका? मोहन का धनराम के पास, है ना। क्योंकि जो धनराम है वो क्या लोहार और ये क्या थे ब्राह्मण। पहले जब गांव में रहता था मोहन तो उसे बड़ा अभिमान होता था, लेकिन जब रमेश बाबू के साथ लखनऊ रह के आ गया तब उसको समझ में आ गया कि बरादरी से कुछ नहीं होता, जीवन में मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या समाप्त होगी। अब आप लिखेंगे अंत में विशेष। तो विशेष में क्या रहता है, जो गद्यांश दिया उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, 2-3 विशेषताएं बस लिखनी रहती, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहला आपने लिखा इस गद्यांश में सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। देखो ये तो सब में आप लिख देना, यानी जहाँ भी गलता लोहा पाठ का संदर्भ गद्यांश आए, क्योंकि पूरी जो कहानी है वो खड़ी बोली में। दूसरा, अब अनुष्ठान अनुत्तरित जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्दों का। फिर तीसरा दिया काट छाट कर जैसे संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी काट छाट ये क्या है, संयुक्त क्रिया शब्द है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका जो व्याख्या नंबर 4 है वो समाप्त होगी। और बाकी पहली दूसरी तीसरी जो व्याख्याएं थी उसकी हमने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ उसमें जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज की अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।